हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक नया चैप्टर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो है क्लास 11th में भी है और बीकॉम फर्स्ट ईयर के कंसेप्ट में भी है, और जो भी और फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना चाहते हैं वेरी बेसिक चीज़ से मैंने इसके अंदर कंसेप्ट्स क्लियर किए हैं। पहले डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के अंदर इंक्लूड होता था, लेकिन अब डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2016 के बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अंदर इंक्लूड होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 इज़ फॉर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, और इसी के अंदर ही डेप्रिसिएशन के प्रोविजंस भी दिए गए हैं। व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन? Depreciation is a decrease in value of fixed assets due to constant use and expiry of time। समय बीतने के साथ साथ या उसको यूज़ करने के साथ साथ और दोनों से ही जो असेट की वैल्यू में कमी आती है उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। एक और डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। जो हमारी असेट की टोटल कॉस्ट होती है उसको हम डिवाइड कर देते हैं, जितना टाइम वो असेट काम में आएगी उतने सालों में, यूज़फुल लाइफ में, उसको कह देते हैं डेप्रिसिएशन। जैसे कि हमारे पास में हमने असेट खरीदी 1 लाख रुपए की, पूरा 1 लाख रुपया हम P&L अकाउंट में डालने की बजाय क्या करते हैं, हम हर साल डेप्रिसिएशन लिखते हैं P&L अकाउंट में। मान लो पहले साल 20,000 लिखा, दूसरे साल हमने लिखा उसमें दूसरे साल समथिंग लाइक 15,000 लिखा, तीसरे साल 12,000 लिखा। तो इस तरह से हम असेट की वैल्यू को एलोकेट कर देते हैं अलग अलग सालों के P&L अकाउंट में। सो इट इज़ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, इसके लिए हमें कोई कैश पे नहीं करना पड़ता, और इसकी एंट्री जर्नल प्रॉपर में होती है, या तो जर्नल में होती है या फिर जब हम सब्सिडरी बुक्स बना रहे होते हैं तो जो आपका रिमेनिंग जर्नल होता है, जर्नल प्रॉपर, उसके अंदर इसकी जर्नल एंट्री होती है। सेलिएंट फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन डिक्लाइन इन फिक्स्ड असेट्स को बोलते हैं, लेकिन इन फिक्स्ड असेट्स के अंदर लैंड इंक्लूडेड नहीं है, लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। डेप्रिसिएशन इज़ ए परमानेंट फॉल। वैल्यू एक बार कम हो जाती है तो वो वापस पूरी नहीं की जा सकती। डेप्रिसिएशन एक ग्रेजुअल और कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, मतलब धीरे धीरे होने वाली लेकिन लगातार होने वाली। हर वक्त डेप्रिसिएशन लग रहा है, टाइम की एक्सपायरी के साथ है तो हर वक्त डेप्रिसिएशन लग रहा है। डेप्रिसिएशन इज़ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ असेट एज डिस्कस्ड। डेप्रिसिएशन से एक असेट की बुक वैल्यू गिरती है, मार्केट वैल्यू नहीं। मार्केट वैल्यू में अपग्रेडेशन भी, इवैल्यूएशन भी हो सकता है और डीवैल्यूएशन भी हो सकता है। डेप्रिसिएशन टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स पर लगता है, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उनमें जो वैल्यू में कमी आती है उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है। तो ये तो हैं फीचर्स डेप्रिसिएशन के। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कुछ और टर्म्स। पहला तो डेप्रिसिएशन ही है कि डेप्रिसिएशन इज़ ऑन टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स। सेकंड टर्म है डिप्लीशन। डिप्लीशन बोलते हैं डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को। नेचुरल रिसोर्सेज या वेस्टिंग असेट्स, इनकी जो वैल्यू में कमी आती है उसको डिप्लीशन कहते हैं। तो डिप्लीशन क्या हुआ, नेचुरल रिसोर्स की मात्रा या क्वांटिटी या अवेलेबिलिटी में कमी, ठीक है। और डेप्रिसिएशन क्या हुआ, फिजिकल असेट की वर्किंग कैपेसिटी, अक्षमता में कमी को डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। थर्ड टर्म है अमोर्टाइजेशन, जो इनटेंजिबल असेट्स की वैल्यू कम होती है, जैसे कि पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट्स हैं, इनकी भी वैल्यू कम होती है ड्यू टू द एक्सपायरी ऑफ टाइम, या गुडविल की वैल्यू कम होती है तो उसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। चौथी टर्म है डीलैपिडेशन। डीलैपिडेशन इज़ रिलेटेड टू लीज होल्ड प्रॉपर्टी। क्या होता है, लीज़ के केस में एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी असेट यूज़ करने के लिए देता है और उसके बदले में जो रेंट रिसीव करते हैं उसको बोलते हैं लीज़ रेंट।
तो देने वाले को बोलते हैं, जो असेट दे रहा है वो होता है लेजर, और जो असेट ले रहा है उसको बोलते हैं लेसी, LESSOR। दिस इज़ लेजर जिसने असेट दी है, और लेजी जिसने असेट ली है। तो हो सकता है इन्होंने ना लीज़ के टाइम पे एक टर्म लगा दी हो कि जब आप मेरे को असेट वापस दोगे ना, तो मेरे को असेट वैसी की वैसी मिलनी चाहिए जैसी मैं आपको दे रहा हूँ, मतलब कि उसको आप रिनोवेट करा के दोगे, ठीक है। तो उसमें जो खर्चा आएगा उसको बोलते हैं डीलैपिडेशन। लीज़ में जो असेट ले रखी है उसको वापस देते हुए उसको रेनोवेट कराने में जो खर्चा आएगा, उसको शुरुआती कंडीशन में लाने में जो खर्चा आएगा, दैट इज़ डीलैपिडेशन। तो लीज़ होल्ड प्रॉपर्टी पे डेप्रिसिएशन निकालने के लिए क्या करते हैं, लीज़ होल्ड प्रॉपर्टी की कॉस्ट मतलब जितना भी टोटल रेंट लगेगा प्लस डीलैपिडेशन अमाउंट, ये लीज़ होल्ड प्रॉपर्टी की डेप्रिसिएबल कॉस्ट बन जाती है, और इस वैल्यू को डेप्रिसिएट किया जाता है। कॉस्ट ऑफ लीज़ होल्ड प्रॉपर्टी प्लस डीलैपिडेशन अमाउंट। डेप्रिसिएबल कॉस्ट क्या होता है, असेट की वो कॉस्ट जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है, और जिसको या फिर जिसको एलोकेट करना है यूज़फुल लाइफ ऑफ असेट में। कैसे निकालनी है, कॉस्ट ऑफ असेट प्लस उसको लाने में लगाने में जो खर्च हुआ माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू होती है यूज़फुल लाइफ ख़त्म होने के बाद में जो असेट हमें असेट से जो रिसीव होगा, दैट इज़ स्क्रैप वैल्यू। मतलब स्क्रैप में देंगे तब क्या रिसीव होगा, दैट इज़ स्क्रैप वैल्यू। तो ओरिजिनल कॉस्ट जितने में खरीदी प्लस लाने लगाने के खर्चे माइनस स्क्रैप वैल्यू, ये बन गया आपका डेप्रिसिएबल कॉस्ट। इसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन लगाते हैं। नेक्स्ट इज़ कॉजेज़ ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्यों होता है, मतलब वैल्यू क्यों कम होती है असेट्स की। कुछ रीज़न्स हैं। पहला है यूज़ करने से, हम यूज़ करेंगे तो वैल्यू कम होगी ही सही। हम कपड़े भी यूज़ करते हैं तो जैसे जैसे हम यूज़ करते हैं उनकी शाइन कम हो जाती है, वो घिसते हैं। इसी तरह से असेट्स का है टाइम बीत रहा है इसलिए वैल्यू कम हो रही है। आप जनरली सोचो, आप एक स्कूटी, बाइक, कार कुछ खरीदो तो जितने में आपने खरीदी है, क्या आपसे सेम डे या नेक्स्ट डे कोई उतने प्राइस में खरीदेगा? नहीं, टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू कम होती है। ये एक अलग एग्जांपल है। और आपके पास कोई भी चीज़ है, टाइम के साथ आपके पास है तो उसकी वैल्यू कम ही होती रहेगी। नेक्स्ट रीज़न है एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट्स। कुछ लीगल राइट्स होते हैं जैसे लाइसेंस, पेटेंट्स, टाइम एक्सपायर होने की वजह से उनकी वैल्यू कम होती है। जैसे आजकल आप अपने लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स में एंटीवायरस डलवाते हैं या आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर लेते हैं, तो उसकी कुछ कॉस्ट होती है और वो 1 साल आई थिंक उनकी वैलिड होती है। तो जैसे जैसे टाइम पास होता है उसकी वैल्यू कम होती है, हालांकि वो फिक्स्ड असेट नहीं है। दिस इज़ जस्ट फॉर एग्जांपल। कंपनीज़ के केस में लीगल राइट्स, जैसे कि पेटेंट खरीदा किसी कंपनी का, ठीक है, किसी से कॉपीराइट लिया, तो उसकी टाइम बीतने, लीगल राइट्स ख़त्म होने के साथ साथ उसकी वैल्यू कम होती है। चौथा रीज़न है ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस बोलते हैं नई टेक्नोलॉजी की आने की वजह से पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज़लेस हो जाना, उस वजह से भी असेट्स की वैल्यू कम होती है। फिफ्थ इज़ एक्सीडेंट। कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए, आग लग जाए, चोरी हो जाए, उससे वैल्यू कम होती है। डिप्लीशन, नेचुरल रिसोर्सेज निकाल लेते हैं हम तो वो उसकी वैल्यू कम रह जाती है। परमानेंट फॉल इन मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में परमानेंट फॉल आने से भी असेट्स की वैल्यू डिक्रीज़ होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नीड, इम्पॉर्टेंस या ऑब्जेक्टिव ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। मतलब हम अकाउंट्स के अंदर डेप्रिसिएशन क्यों रिकॉर्ड करते हैं। पहला रीज़न है ताकि हमें सही प्रॉफिट और लॉस का पता चल जाए। देखो, हमने असेट को यूज़ किया प्रोडक्शन में, तो ये खर्च हुआ हमारी मशीनरी खर्च हुई। भले ही हमने मशीनरी दी नहीं है, लेकिन मशीनरी की कैपेसिटी में तो कमी आएगी। मशीनरी यूज़ हुई है तो इसको हमें दिखाना चाहिए P&L के अंदर, ताकि सही कॉस्ट का पता लगे और सही प्रॉफिट एंड लॉस का पता चल पाए। सही कॉस्ट का ये थर्ड पॉइंट यही है, एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दोनों रिलेटेड हैं। सही कॉस्ट का पता लगेगा
तभी सही प्रॉफिट का पता लगेगा। फिर ये जो सेकंड पॉइंट है, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इन बैलेंस शीट। अगर हमारी कॉस्ट ठीक है, हमारा प्रॉफिट ठीक है, तभी तो हमारी बैलेंस शीट में फाइनेंशियल पोजीशन ट्रू एंड फेयर दिखाई पड़ेगी। चौथा इम्पॉर्टेंस, फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट। अगर हम डेप्रिसिएशन लगा के जो अमाउंट, अब नॉन कैश एक्सपेंस है, कैश तो कहीं नहीं गया, अगर हम वो डेप्रिसिएशन की अमाउंट को अलग से कहीं इन्वेस्ट करते हैं, अलग से एक फ़ंड में रखते हैं, तो जब हमने असेट रिप्लेस करनी होगी तो एक फ़ंड रेडी होगा उस काम के लिए और फंड्स इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट है, सो दैट वी मे नॉट डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स आउट ऑफ कैपिटल। अगर हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं तो हम प्रॉफिट्स कैपिटल में, मतलब कैपिटल को हम प्रॉफिट्स के रूप में बांटेंगे नहीं, ये फ़ायदा हो जाएगा। मतलब क्या है, अगर हम डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड ना करें, हमने असेट खरीद ली, असेट को हमने फिक्स्ड असेट्स में दिखा दिया, कैश गया हमारा एक बार में, हमने P&L में नहीं दिखाया। अगर हम उसको डिप्रिसिएशन को P&L में ना दिखाएं तो रिज़ल्ट क्या होगा कि वो तो खर्च हो गया, हमारी तो कैपिटल कम हो गई। हमने कभी कॉस्ट नहीं दिखाई, हमने कभी प्रॉफिट्स कम नहीं किए, जो भी असेट से इनकम आई वो हमने प्रॉफिट समझ के बांट दिए, तो इसका मतलब तो ये होगा कि हमने अपनी कैपिटल ही बांट दी। ठीक है, तो अगर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो इससे कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूशन एज प्रॉफिट्स नहीं होगा। सिक्स्थ रीज़न, अवॉइड ओवर पेमेंट ऑफ टैक्स। डेप्रिसिएशन दिखाएंगे, इनकम कम दिखेगी तो टैक्स भी कम पे करेंगे। सॉरी। नेक्स्ट है लिमिट कंपटीशन। अगर डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे तो प्रॉफिट्स ज़्यादा दिखेंगे, प्रॉफिट्स ज़्यादा दिखेंगे तो कॉम्पिटिटर को लगेगा कि इस बिज़नेस में बहुत प्रॉफिट है और कंपटीशन ज़्यादा आ जाएगा, या दूसरे लोगों को लगेगा कि ये बिज़नेस प्रॉफिटेबल है, मैं भी यही बिज़नेस करना शुरू कर देता हूँ। कंट्रोल ओवर एम्प्लॉय डिमांड्स। अगर हमारी प्रॉफिट्स, अगर बैलेंस शीट में प्रॉफिट्स ज़्यादा दिख रहे हैं तो एम्प्लॉयज़ भी कहने लगते हैं कि हमें बोनस दे दो या हमारे वेजेस बढ़ा दो। ठीक है, उससे बचने के लिए बेटर है कि हम डेप्रिसिएशन दिखाएं, जिससे कि हमारे प्रॉफिट्स ऑटोमेटिकली कम दिखेंगे। रिड्यूस एक्स्ट्रा विजन्स। एक्स्ट्रा विजन्स होता है ज़्यादा खर्च करना। ज़्यादा प्रॉफिट्स दिखते हैं तो ज़्यादा खर्च किया जाता है, अगर प्रॉफिट्स दिखेंगे ही नहीं तो ज़्यादा खर्च भी नहीं होंगे। नेक्स्ट फैक्टर्स जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट को इफ़ेक्ट करते हैं, 3 फैक्टर्स हैं, कॉस्ट ऑफ असेट, यूज़फुल लाइफ ऑफ असेट और स्क्रैप वैल्यू। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आप क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूज़फुल लाइफ ऑफ असेट। कॉस्ट ऑफ असेट 1, स्क्रैप वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज़ यूज़फुल लाइफ ऑफ असेट। ये हो गया वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। अगर आपको ये चीज़ें नहीं दे रखी तो हमें क्वेश्चन में परसेंटेज दिया हुआ होता है कि इतने % डेप्रिसिएशन है। नेक्स्ट है कंपोनेंट अकाउंटिंग। ये आपका जो है ना, ये इसमें ही आया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अंदर। क्या कहता है कि अगर एक असेट के कंपोनेंट्स अलग किए जा सकते हैं, ठीक है, एक फिज़िकल एसेट ऐसी है जिसके कंपोनेंट्स अलग किए जा सकते हैं, कैन बी सेपरेटेड, और जिनकी कॉस्ट जो है ना वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग अलग है। तीसरा, इनकी यूज़फुल लाइफ भी अलग अलग है। तो एक तो कंपोनेंट्स अलग अलग हो सकते हैं, दूसरा इनकी कॉस्ट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, तीसरा इनकी यूज़फुल लाइफ भी अलग अलग है। इस केस में हर एक कंपोनेंट को डिफरेंटली रिकॉग्नाइज करना है और इनके ऊपर डेप्रिसिएशन भी अलग अलग लगाना है। एग्जाम्पल है, एक एयरक्राफ्ट या एरोप्लेन जो होता है, इसके मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, इंजन, बॉडी और सीटिंग, चेयर्स या फर्निशिंग्स। ठीक है, तो इन तीनों की ही ना यूज़फुल लाइफ अलग है। इंजन कुछ कम चलेगा, सीटिंग ज़्यादा चलेगी, बॉडी मीडियम चलेगी। इनकी कॉस्ट भी अलग अलग होगी और एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग होगी। तो डेप्रिसिएशन लगाते हुए हमें एयरक्राफ्ट की वैल्यू पर डेप्रिसिएशन निकालने के लिए क्या करना होगा, इस पे अलग,
इस पे अलग, इस पे अलग, और तीनों का जो मिला के डेप्रिसिएशन आएगा उसको हम बोलेंगे दिस इज़ द डेप्रिसिएशन ऑन एयरक्राफ्ट। दिस इज़ कंपोनेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। मेनली हमारे यहाँ पे रिटन डाउन वैल्यू मेथड चलता है। इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ रिटन डाउन वैल्यू मेथड को ही अडॉप्ट करती हैं हमारे सिलेबस के अंदर। ओरिजिनल कोस्ट, फिक्स्ड ओरिजिनल कोस्ट, जिसका दूसरा नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड, और रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ये दो मेथड्स हैं। और मेथड्स भी होते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने के, जैसे कि एन्युटी, मशीन आवर रेट मेथड, मशीन आवर रेट मेथड। आप अगर लिख रहे हैं तो इसको सीधे सीधे लिखिएगा, मेरा रिवर्स किया है, ठीक है। इसी तरह से है आपका रिप्लेसमेंट कोस्ट मेथड, रिप्लेसमेंट कोस्ट मेथड। एक होता है आपका इंश्योरेंस मेथड, जिसमें कि आप प्रीमियम को, जिसमें आप डेप्रिसिएशन के अमाउंट को प्रीमियम की तरह से पे करते जाते हैं। एक होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिप्लेसमेंट डेप्रिसिएशन। इसमें हम सिर्फ डिस्कस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट मेथड को और रिटन डाउन वैल्यू मेथड को। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्या होता है, जिसमें हम असेट की ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं हमेशा। मान लीजिए हमने एक असेट खरीद ली 1 लाख रुपए की, तो और इसके ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कह दिया कि 10% पर एनम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में। तो पहले साल डेप्रिसिएशन होगा 1 लाख का 10%, 1 लाख का 10% मतलब 10,000। दूसरे साल भी डेप्रिसिएशन होगा 10,000, क्योंकि हर साल डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पर लगाया जाएगा, और ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख है, 10% डेप्रिसिएशन है, तो हर साल डेप्रिसिएशन 10,000 होगा। ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, इसीलिए इसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड के कुछ फ़ायदे नुकसान हैं। रिटन डाउन वैल्यू मेथड एक बार देख लेते हैं, फिर हम फ़ायदे नुकसान की बात करते हैं। रिटन डाउन वैल्यू मेथड में क्या करते हैं, हम हमेशा असेट की ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाते। जैसे 1 लाख की असेट है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वही 10%, लेकिन मेथड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। पहले साल डेप्रिसिएशन कितना होगा, 10,000, ठीक है। दूसरे साल कितना होगा, 10,000 नहीं होगा। कैसे निकालेंगे, असेट की ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। कितनी वैल्यू बच गई असेट्स की, 90,000, तो अब डेप्रिसिएशन लगेगा इस रिटन डाउन वैल्यू के ऊपर। दिस इज रिटन डाउन वैल्यू डेप्रिसिएशन लगेगा इसके ऊपर 10%, 9,000। इसी तरह से अब वैल्यू बची 81,000, नेक्स्ट टाइम डेप्रिसिएशन लगेगा 81,000 पे 10%, 8,100। इस तरह से डेप्रिसिएशन हर साल कम होते जाएगा। फ़ायदे नुकसान देखिए, स्ट्रेट लाइन मेथड सिंपल है, हर साल इक्वल डेप्रिसिएशन रहता है। एट द एंड ऑफ द टाइम असेट की वैल्यू 0 पहुंच जाती है। कभी भी आपको डेप्रिसिएशन देके या रेट देके ओरिजिनल कॉस्ट का पता आसानी से चल जाता है, अप टू डेट डेप्रिसिएशन का पता आसानी से चल जाता है। लेकिन इसमें नुकसान क्या है, पहला नुकसान है अनइक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम। देखिए हर साल डेप्रिसिएशन है 10,000, 10,000, 10,000। असेट की इनकम पहले साल में ज़्यादा, दूसरे साल में कम, तीसरे साल में और कम। जैसे जैसे एक मशीन की कैपेसिटी कम होगी उससे होने वाली इनकम भी कम होगी, लेकिन एक्सपेंस सेम है। तो ये एक अनइक्वल है, एक रेशो नहीं बना हमारा इक्वल सा। तो दिस इज़ एन अनइक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम। अनड्यू प्रेशर्स इन लेटर ईयर्स, तो शुरुआत के सालों में जब इनकम ठीक है तब तो ठीक है, ऐसा भी टाइम आएगा जब इनकम होगी 5,000 और डेप्रिसिएशन वही 10,000, साथ में रिपेयर के खर्चे भी बढ़ जाएंगे। तो उस केस में लास्ट के सालों में अनड्यू प्रेशर आ जाता है
लास्ट के सालों में, इन लेटर ईयर्स। तीसरा, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर। इंटरेस्ट फैक्टर का ओमिशन का क्या मतलब है, इन्फ्लेशन को ध्यान में नहीं रखते। जिस पोस्ट पे असेट ली है हम उस पे ही डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, इन फ्यूचर उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, हम उस चीज़ को ध्यान नहीं रख रहे हैं। फोर्थ, असेट की वैल्यू ज़ीरो तो हो जाएगी, पर क्या असेट की वैल्यू कभी ज़ीरो हो सकती है, नहीं हो सकती। सो इट इज़ अ ड्रॉबैक ऑफ दिस मैथड कि असेट की वैल्यू को ज़ीरो कर देता है। हाउ टू एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू। स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला है डेप्रिसिएबल कोस्ट डिवाइडेड बाय यूज़फुल लाइफ। डेप्रिसिएबल कोस्ट कैसे निकालते हैं, ओरिजिनल कोस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। अब देखिए, ना ही तो स्क्रैप वैल्यू डिटरमाइन करना इतना आसान है, ना ही यूज़फुल लाइफ ऑफ असेट डिटरमाइन करना इतना आसान है। हम कैसे पता लगाएं कि 5-7 साल बाद ये असेट की वैल्यू इतनी होगी। मैं कैसे पता लगाऊं कि ये असेट 5 साल चलेगी या 7 चलेगी या 8 चलेगी। सो दीज आर ऑल जजमेंट्स जो कि पर्सनल बायस्ड होती हैं। रिटन डाउन वैल्यू मेथड के पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं। पॉजिटिव, इसे भी निकालना आसान है। इसका फ़ायदा ये है, इक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम, डेप्रिसिएशन भी कम होता जाता है और इनकम भी कम होती जाती है, जिस वजह से लास्ट के सालों में बेवजह का प्रेशर भी क्रिएट नहीं होता, असेट का बैलेंस ज़ीरो नहीं पहुंचता, और ये मेथड जो है इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ डिटरमाइन करती हैं। नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं इसके, असेट की वैल्यू ज़ीरो नहीं पहुंचती। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे पता करें, वो उसमें भी जजमेंट आएगा, 10% लगाएं, 15 लगाएं, 20 लगाएं। और ओरिजिनल कॉस्ट और अप टू डेट डेप्रिसिएशन का पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है इस मेथड के अंदर। सो ये थे इन दोनों मेथड्स के पॉजिटिव नेगेटिव्स। कुछ एक चीज़ों में आपने देखा होगा कि जो इसका नेगेटिव है वो इसका पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है इसका पॉजिटिव है, इसका इसी तरह से इसका आपका पॉजिटिव है असेट वैल्यू रीचेज ज़ीरो, यहाँ पर है असेट वैल्यू डजंट रीच ज़ीरो, ये यहाँ पर नेगेटिव है। एक चीज़, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर, दोनों की ड्रॉबैक हैं। दोनों ही मेथड इंटरेस्ट फैक्टर को ध्यान में नहीं रखते हैं। एक ये है, यहाँ पर प्लस पॉइंट है, ओरिजिनल कॉस्ट और डेप्रिसिएशन का पता चल जाता है, यहाँ पर माइनस पॉइंट है कि पता नहीं चलता। सो सेम थिंग्स हैं, किन्हीं क्राइटेरियन पर ये बेटर आ जाता है, किन्हीं क्राइटेरियन पर ये बेटर आ जाता है। बट एज़ पर सिलेबस क्लास 11th में भी, क्लास बीकॉम में भी ये दोनों मेथड्स आपके बुक्स ऑफ सिलेबस में मेंशन्ड होंगी, जिन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इन केस ऑफ any doubt, you can ask me on any social media platform, and if you like this content, please like, share and subscribe.